डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में जानेंगे आज। जब हम ये डिस्कशन कंप्लीट करेंगे तब इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है और रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसके बारे में हम जानेंगे। यंग एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्या डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आने का साइंस है, इसके अलावा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या है, और फिर हम हर एक चीज जो भी डिस्कस करेंगे उसकी प्रॉब्लम्स भी लेंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब कोई लाइट वेव इस तरीके से जा रही है, अगर हम टॉर्च की लाइट देखें तो सीधी जाती है, लेकिन अगर बीच में कोई व्यवधान आ जाए, कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, तो ये जो लाइट है वो अपना पाथ चेंज कर देती है, यानी कि ये बेंड हो जाती है। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, इसमें एक साहब एक वस्तु को इस पानी पे मार रहे हैं। जैसे ये मार रहे हैं इसका मतलब ये इसे एनर्जी दे रहे हैं, और जैसे ही आप एनर्जी देंगे ये पानी जो शिथिल था, रुका हुआ था, इसमें ये वेव्स बनने लगी है। यानी कि जैसे ही आपने एनर्जी दी ये पानी जो है वो वेव्स की तरह आगे बढ़ रहा है, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो कहीं पे इसका क्रेस्ट आता है, कहीं पे ट्रफ आता है, यानी उतार चढ़ाव। अगर ओशन में आप देखें कहीं भी कोई व्यवधान हो तो पानी उसके अराउंड घूमने लगता है या फिर इस तरीके से गोल गोल या लहरदार बन जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक लाइट रेस, अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसकी सीधी आपको ऐसी इमेज आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से लाइट बेंड हो रही है तो आप ये देखेंगे कि यहां पर जो इमेज बन रही है वो एक फजी शैडो बन रही है, यानी एक्चुअल इमेज नहीं बन रही है। पानी, क्योंकि लाइव एग्जांपल आप देख रहे हैं, मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है, और हम जो लाटाएं कहते हैं, वेव्स हैं, वो भी हम देखते हैं। लेकिन लाइट भी अगर बेंड करता है, वो हम यहां से एग्जांपल से देख रहे हैं कि लाइट, क्योंकि इसके पहले जो भी बात हुई, अलग अलग साइंटिस्टों ने जो बात की है, तो लाइट को किसी ने कहा कि वेव फॉर्म है, किसी ने यह भी प्रूव कर दिया कि यह पार्टिकल फॉर्म है। तो जरूरत पे ये पार्टिकल तक की तरह काम करती है लाइट, और कभी ये वेव की तरह काम करती है। वाटर वेव, अगर इस तरीके से एक रुके हुए पानी पे आप पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो ये वेव बनती है। लेकिन अब वेव आगे बढ़ रही है, ये वेव आगे बढ़ रही है, तो वेव आगे बढ़ती है, इसका मतलब एनर्जी यहां से आ रही है, ये वेव है। तो अगर मैं इसका एक क्रॉस सेक्शन लूं तो आपको क्या लगता है कि यहां पर अगर एक छोटा सा गैप दे दिया जाए तो इसको कैसे आ जाना चाहिए? ये जो वेव्स हैं इस तरीके से सीधी निकल जाएंगी, ऐसे वेव है, अगर इसके बीच में आप ब्रेक दे दें तो जो वेव जानी है वो चली जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें होती है बेंडिंग, और ये बेंडिंग जो होती है वो इसके लिए ह्यूजेंस प्रिंसिपल, या फिर आप हाइगन्स प्रिंसिपल कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हाइगन्स प्रिंसिपल या ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ये काम करता है। इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो वेव्स आ रही हैं यहां से एक नया सेट पैदा होता है, वही वेव नहीं आगे बढ़ती है, इस बेंडिंग के बाद एक नया सेट बनता है और वो इस तरीके से राउंड बनता है। अब ये राउंड क्यों बनता है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं, हाइगन्स प्रिंसिपल जैसे आएगा मैं आपको डिस्कस करूंगा। जब एक पानी बह रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक स्लिट थी, यहां पर एक व्यवधान था, या फिर कहीं एक गैप था, लेकिन यहां पर हमने दे दिया दो गैप। अब गैप जब होता है तो मैंने जैसे आपको बताया कि पानी इस तरीके से एक सीधी धारा में आ रहा है, फिर ये इसका डिफ्रैक्शन होने लगता है, डिफ्रैक्शन यानी इसकी बेंडिंग होने लगती है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता है, क्योंकि आगे भी आएगा तो हाइगन्स प्रिंसिपल को ध्यान से समझिएगा, हाइगन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी एक लाइट सोर्स या वेव जब भी आगे बढ़ती है तो उसका हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरह काम करता है, और ये जो सोर्स है इसके अराउंड ये सर्कल में घूमती है। यानी अगर आप पानी की लहर भी अगर इस तरीके से लहर में बना दूं तो हर एक पॉइंट जो आगे वाली जो लहर होगी उसके लिए एक सोर्स का काम कर रहा है, ये आगे इसको बढ़ाएगा। लेकिन किस तरीके से बढ़ाएगा? हर एक डायरेक्शन में बढ़ाएगा, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि एनर्जी इस तरफ से आ रही है इसीलिए आगे बढ़ जाता है। और क्योंकि अब ये जो पोर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं ये कहां से बन रहा है, ये जो आप राउंड शेप देख रहे हैं कहां से बन रहा है, ये हाइगन प्रिंसिपल से ही कहना है कि भाई ये राउंड शेप होता है, और क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये पोर्शन आगे बढ़ जाता है। तो ये पोर्शन आगे बढ़ा। अब यहां से अगर आप एक स्लिट दे रहे हैं, एक गैप दे रहे हैं तो ऐसे बढ़ रहा है, एक गैप आप दे रहे हैं तो ऐसे बन जाएगा। तो ये जो वेव हैं आपस में टकराएंगी, और किस तरीके से टकराएंगी, चाहे वेव ले लें चाहे लाइट ले लें,
ये आपस में टकराएंगी और कहीं पर ये जुड़ेंगी, कहीं पर ये घटेंगी। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। यहां पर यंग एक्सपेरिमेंट है। तो जो ह्यूगेन्स प्रिंसिपल है, इसको प्रूव करने के लिए यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो यंग ने क्या किया, एक लाइट जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब ये होता है कि एक ही कलर होगा। पहली चीज तो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सेम कलर, एक ही कलर होगा, यानी एक ही लाइट सोर्स होगा। ठीक है, यहां से लाइट आ रही है। अब जब ये लाइट आई तो इन्होंने क्या किया, पहले एक यहां पर स्लिट या क्या है, छेद बनाया। ये जो छेद है, ध्यान रखिए, जो भी स्लिट आता है, जैसे वेव आ रही है तो वेव बड़ी होती है, और वेव या लाइट की किसी भी मूवमेंट को हम उसके एम्पलीट्यूड, मतलब ये आपका हो गया वेवलेंथ, इसी तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी और साथ में स्पीड वेलोसिटी कर देते हैं। इन चीजों से हम नापते हैं या इन चीजों से पता करते हैं। तो अगर वेवलेंथ कुछ आसपास या इसके करीब हो रही है, जो भी लाइट आ रही है, तब इसमें बेंडिंग आपको ज्यादा दिखाई देगी। बेंडिंग की जो फिनोमेना है आपको ज्यादा दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर वेव आ रही है और इस तरीके से आपने गैप इतना दे दिया तो वेव ऐसी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से छोटा गैप करते हैं तब क्या होगा, तब मैंने आपको जो अभी बताया वैसे होगा। तो यंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि आप यहां देखें कि यहां से ये लाइट आ रही है, यहां से दो भाग में टूटती है, और टूटती नहीं कहूंगा, यहां से वो डिफ्रैक्ट होती है इस तरीके से। और वो यंग ने क्या कहा कि हाइगन प्रिंसिपल कहता है कि हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये हर एक पॉइंट जो है वो लाइट सोर्स या वेव सोर्स का काम करता है। तो जब ये सोर्स आगे बढ़ता है तो ये फिर डिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया था वो सर्कुलर या स्फेरिकल शेप में आता है। अब ये आपस में इंटरैक्ट कर रही है। तो जब ये इंटरैक्ट कर रही है तो अगर हम एक नॉर्मल आदमी की तरह समझे तो हमें क्या लगना चाहिए कि भाई ये लाइट आ रही है, हमको तो लाइट दिखनी चाहिए, यहाँ पे पूरी लाइट आ रही है, क्योंकि लाइट आप भेज रहे हो। जहां जहां लाइट नहीं पहुंच रही है वहां काला दिखना चाहिए, जहां जहां लाइट पहुंच रही है वहां व्हाइट दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। यानी अगर मैं एक लेमन की तरह सोचूं तो इसमें मुझे क्या मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था कि भाई यहां पर लाइट जहां आ रही है इस पोर्शन से इस पोर्शन तक मुझे व्हाइट दिख जाए, इस पोर्शन से इस पोर्शन तक मुझे व्हाइट दिख जाए, बाकी ब्लैक हो, क्योंकि लाइट पहुंच रही है यहाँ पे, यही तो है, ये व्हाइट पोर्शन हो जाएगा, ब्लैक पोर्शन हो जाएगा। लेकिन यंग एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया, और इसी से फिर इंटरफेरेंस की थ्योरी जन्मी कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से यहां जब जाते हैं तो यहां एक वेव फॉर्म बनता है, या वे कहें कि यहां पर आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, क्योंकि बेंडिंग हो जाती है, घूम जाती है वेव्स, और उसके बाद यहां से जब ये पास होता है तो दो सोर्स मिल गए। अब एक सोर्स से तो आप कुछ नहीं कह सकते, ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे दूसरा सोर्स आ गया तब क्या होगा। मैं आपको इसका जरा एक अलग से एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा समझिए, क्योंकि ये एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपके। जैसे दो लोग हैं, ठीक है साहब, ये दो लोग हैं। अब ये दो लोग कहते हैं इनका 10 मिनट का काम है, ये इनके दोस्त हैं, ये कहते हैं चलो मैं आपकी मदद करता हूं। ये इस 10 मिनट के काम को, इनके 10 मिनट के काम को ये 5 मिनट बना देते हैं। इसका मतलब ये 5 मिनट का इसका मेहनत करते हैं तो ये इनका 10 मिनट का काम 5 मिनट में हो जाता है। ये इनके दोस्त हैं। लेकिन अगर बाई चांस एक ऐसा दोस्त आ जाए जो थोड़ा व्यवधान पैदा करने वाला है, जो इनके साथ अच्छी दोस्ती नहीं है, वो अगर इनको परेशान करे तो इनका 10 मिनट का काम 20 मिनट में हो जाएगा ना। तो देखिएगा कि इस 10 को 5 जब किया तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब इस 10 को 20 कर दिया तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि इंटरफेरेंस कर रहे हैं काम में। जो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना, टाइम कम हुआ टाइम ज्यादा हुआ, इसको हम थोड़ा उल्टा कर देंगे जब हम आगे बात करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यह कहता है कि अगर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, दो वेव एक साथ एक जगह पे आती हैं, और दो वेव एक जगह पे हो सकती हैं। एक आदमी, मैं और आप एक जगह नहीं खड़े हो सकते, लेकिन दो वेव एक ही जगह पे हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पोजिट वेव क्या होगी? कॉम्पोजिट वेव दोस्तों की थ्योरी ले लीजिए आप। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही ये जो वेव आ रही है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड वाला है ये रिजल्टिंग वेव है, ये एक दोस्त है, ये दूसरा दोस्त है, यानी कि ग्रीन और ब्लू ये आपस में मिल रहे हैं, और फिर क्या रिएक्शन हो रहा है, मतलब फाइनल वेव क्या बनेगी। तो ये आप देख रहे हैं कि जब ये टॉप पे पहुंच रहा है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे या नीचे की तरफ, तो जब ये टॉप पे पहुंच रहा है, यहां पर जो दोनों वेव्स हैं इनके एम्पलीट्यूड हम जोड़ रहे हैं, ये जुड़ जाएंगी, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन जैसे जब ये इस पोजीशन पे आता है तो आप देखें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को नलिफाई करती हैं, लैम्डा, या फिर कहें कि एम्पलीट्यूड दोनों का जोड़ते हैं। एक अगर कंस्ट्रक्टिव वे में देखें तो एक वेव ऐसे चल रही है, दूसरी वेव ऐसे चल रही है, इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका A2 है, दोनों का एम्पलीट्यूड जोड़ दीजिए, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर यही वेव इस तरीके से चल रही है और दूसरी वेव इस तरीके से चल रही है, तो इसको हेल्प कर रही है आगे बढ़ाने में, क्योंकि एनर्जी तो है, फाइनली एनर्जी है, एनर्जी दोनों की मिल के ऊपर उठ रही है। यहां पर इसकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाना चाहती है, ये नीचे की तरफ जाना चाहती है, तो ये निगेट करेगी। इसका मतलब ये है कि हमको जोड़ना तो है ही,
मैंने हमेशा कहा जोड़ना ही है, तो क्योंकि A1 ऊपर की तरफ जा रहा है, A2 नीचे की तरफ जा रहा है, तो इनको जोड़ दीजिए, तो A1 माइनस A2 हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जो आप यहां पर भी एग्जांपल में समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सुपरपोजिशन है दो कोहेरेंट लाइट वेव्स का, वो आपको ब्लैक और लाइट और डार्क फ्रिंजेस देगा। जहां जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां आपको ब्राइट दिखाई देगा, और जहां जहां डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पर आपको ब्लैक दिखाई देगा। तो अब आपको मैं दोबारा ले जाता हूं यहां पर यंग एक्सपेरिमेंट पे। अब आप मुझे बता पाएंगे कि ये जो आप व्हाइट और ब्लैक की अलग अलग स्ट्रिप्स देख रहे हैं वो किस लिए हो रही है। जो यंग का इंटरफेरेंस पैटर्न है वो दो लाइट सोर्सेस से जब चीजें निकलती हैं या फिर वेव्स बेंड होती हैं, यानी डिफ्रैक्ट होकर जब आगे बढ़ती हैं, तो यहां देखेंगे कि अगर ये सही तरीके से मिल रही है, अब मैं इसका मैथमेटिक्स भी आपको बता दूंगा, अब इस पहले इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझिए कि जब ये आपस में एक साथ मिल रही है, यानी इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो मैं भी बताऊंगा उसका वैल्यू क्या होती है, लेकिन पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप चले और आपका दोस्त यहां चला, ठीक, तो हो सकता है कि ये जो डिफरेंस हो, ये जो पाथ डिफरेंस मतलब यही होता है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस एक ही चीज होती है, मतलब एक फाई के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो पाथ डिफरेंस है ये कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पर अगर ये उल्टे में मिलती है, यानी इसका जो लैम्डा है, मतलब जो लैम्डा है उसका मल्टीप्लिकेंट अगर थोड़ा अलग है या एक मल्टीपल है तब ये डिस्ट्रक्टिव करेंगी, अगर लैम्डा जो है वो एक मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव करेगी। लेकिन वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले ब्राइट फ्रिंजेस कब बनेगी। अब यहां पर एक आपको यहां वेव मिल रही है, यहां वेव मिल रही है, तो ब्राइट फ्रिंजेस यहां की आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब मिलेगा जब जो पाथ डिफरेंस मैंने बताया, पाथ डिफरेंस क्या है कि जो ये चल रही है ना, ये जो चल रही है, मैं सीधा बता रहा हूं, वैसे वेव्स हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच में दूरी है, मतलब कितने, क्योंकि दोनों को सेम डिस्टेंस चल रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं ब्लैक मिल रहा है, व्हाइट मिल रहा है, तो यहां तक दूरी जितनी इन्होंने तय की है, अगर मान लीजिए पाथ डिफरेंस आता है एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा पी कर देता हूं। डेल्टा पी क्या है, इन्होंने P1 चला, इन्होंने P2 चला, तो P2 माइनस P1 मान लीजिए या P1 माइनस P2 मान लीजिए, एक ही बात है ना। तो जो भी बड़ा होगा वो सामने रखेंगे। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये आपको बता रहा है कि अगर ये n 0 1 2 यानी कि ये आपके काउंटिंग नंबर्स हैं और इसे हम कहें 0 से शुरू करें, यानी कि होल नंबर हैं, तो n जो होगा होल नंबर होगा, और जब डेल्टा बी इक्वल टू एन लैम्डा होगा, ये n होल होगा, तब आपको हमेशा ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी, इनके पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर है। ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये पाथ डिफरेंस, जो ये दोनों वेव्स चली और जो इनके बीच में दूरी है, क्योंकि दोनों एक साथ एक जगह पे अगर छोड़ी भी गई तो भी वो किसी डिस्टेंस पे अगर पहुंचेगी, तो एक को ज्यादा समय लग सकता है, इसको कम समय लग सकता है ना। और डबल स्लिट में तो ये बिल्कुल वैधानिक भी है। तो डेल्टा पी अगर आपका ये लैम्डा बाय 2 इंटू एन है, जहां पर एन आपका ऑड नंबर होगा 1 3 5 7, यानी जैसे लैम्डा बाय 2 1 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 या फिर 5 लैम्डा बाय 2, इस तरीके से अगर होगा तब आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। और डार्क फ्रिंजेस और जो ब्राइट फ्रिंजेस है, इसका सीधा मतलब ये है कि ब्राइट फ्रिंजेस तब मिलती है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डार्क फ्रिंजेस तब मिलती है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब मैं आपको जरा एनालिटिकल तरीका बताता हूं इन फ्रिंजेस का। आपको दिमाग में एक चीज बिठा लेनी है कि जब एक स्लिट से वेव ट्रैवल कर रही है, दूसरे स्लिट से वेव ट्रैवल कर रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है, तो जब ये यहां पहुंचती है तो इनके बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, वो जो डिस्टेंस है उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो डिस्टेंस है, ये कैसे, इस ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया। अच्छा, इसमें बहुत सारे हमें वो लेने पड़ते हैं, अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। ये मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वाला क्लियर हो गया। इसमें जो स्लिट की दूरी है S1 S2, हम इसको मान रहे हैं d, ये हो गया, ठीक है जी। ये हम इसको मान रहे हैं थीटा, ये थीटा हो गया। ये जो है ये वाला अगर थीटा है और ये राइट एंगल है, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो कितना बनेगा साहब, मैं आपको बोलता हूं ये साइन थीटा निकालिए। मैं ये पाथ डिफरेंस निकाल रहा हूं, डेल्टा पी साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी डेल्टा पी बाय डी, यही हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। इसमें डी हम क्या ले रहे हैं, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी हैं, तो डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, जो स्लिट की S1 और S2 की दूरी है, डी आपका है S1 और S2 के बीच में दूरी है, स्लिट्स के बीच में दूरी है। इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे चीजें चेंज होगी। तो डेल्टा पी क्या, अगर ब्राइट फ्रिंजेस है तो क्या बोला मैंने आपको, डेल्टा पी याद है आपको, मैंने कहा क्या कहा था, अगर डेल्टा पी है तो एन लैम्डा, अगर ब्राइट फ्रिंजेस है तो यहां लगा दीजिए एन लैम्डा,
इक्वल्स टू डी साइन थीटा। क्लियर है? और यहीं पे इसी को थोड़ा सा मैं यहां कर देता हूं, ये आपका हो गया ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। और डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होगा, आपको क्या बताया था मैंने, n लैम्डा बाई 2, लेकिन n इसमें ऑड होगा तो n लैम्डा बाई 2, लेकिन ये इसको मैं n1 कर देता हूं, n2 कर देता हूं, ताकि आपको याद रहे कि ये n1 जो होगा ये 0 1 2 ऐसे वेरी करेगा, लेकिन इसमें n2 कैसे वेरी करेगा, 1 3 5 ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, इसको भी आप डी साइन थीटा कर दीजिए। राइट, अब थोड़ा सा इसमें एक और चेंज करता हूं मैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा यहीं पे हम कर देते हैं, साइन थीटा होता है टेन थीटा करते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जब ये डिस्टेंस कम से कम होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, है ना। तो अगर थीटा एकदम जब ये बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब ये पोर्शन हट जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पाथ डिफरेंस कम से कम करना है, तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो टेन थीटा और साइन थीटा बराबर ही हो गया एक तरीके से, टेन थीटा और साइन थीटा बराबर ही हो गए। अब मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये जो वाई डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ द स्लिट, मतलब इस पोजीशन से जहां पर ये दोनों इंटरेक्ट कर रही है वो है, तो यहां से यहां तक हम y मान लेते हैं, यहां से यहां तक तो खैर है, जो स्लिट की दूरी है इस जहां से फ्रिंजेस बन रही है उसका डिस्टेंस है x, ये x हो गया। अब मैं इसको जरा जोड़ देता हूं, ये जोड़ दिया। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, थोड़ी ज्योमेट्री जानते हैं, तो ये भी थीटा एंगल है, ये आराम से आप निकाल सकते हैं, ये भी थीटा एंगल है। तो अगर मैं यहां पर इस ट्रायंगल को लूं, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल लूं, तो क्या बनेगा, टेन थीटा क्या बनाऊंगा मैं इसे, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि y बाय एक्स। इसके हिसाब से हर किताब में आपको अलग अलग ये डिनोमिनेशंस या फिर ये सिंबल्स मिलेंगे, मैं y बाय एक्स मान के चल रहा हूं, ये y बाय एक्स हो गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि टेन थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएंगे जब थीटा कम से कम होगा, क्योंकि बहुत ही कम होता है, तो टेन थीटा साइन थीटा बराबर कर लीजिए। अब यहां से साइन थीटा निकाल लीजिए, क्या होगा, साइन थीटा होगा एन लैम्डा बाई डी, और टेन थीटा ये दोनों को बराबर कर बोल रहा हूं मैं, साइन थीटा और टेन थीटा बराबर कर रहे हैं क्योंकि थीटा कम से कम है, तो एन लैम्डा बाई डी किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y बाय एक्स के बराबर। ठीक है जी, तो अगर डी वाई, इसको डी ऊपर कर देता हूं, तो यहां जब डी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, यहां कर रहा हूं डी वाई बाय एक्स इक्वल्स एन लैम्डा। ठीक है जी, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो वहीं से आया है, डी वाई बाय लैम्डा इक्वल टू डी वाई बाय एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। इसी तरीके से ये है डी वाई बाय एक्स इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2, ये सेम चीज यहां पर करेंगे ऑड के लिए, तो ऐसा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला समझ गया आप। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल्स के इस तहत आप समझ जाएंगे कि हमको करना कैसे है, फॉर्मूला और डायग्राम बिल्कुल ध्यान में रखना है। देखिए दो स्लिट्स हैं, वो 0.08 मिलीमीटर अपार्ट है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई आपकी 0.08 मिलीमीटर। ठीक, अब मिलीमीटर है तो, और यहां पर ये हमेशा नॉर्मली मिलीमीटर में लिया जाता है क्योंकि स्लिट बहुत छोटी होती है, जैसे मैंने कहा ना लैम्डा के हिसाब की होनी चाहिए, वेवलेंथ के हिसाब की होनी चाहिए, इसलिए आप देखते हैं बहुत छोटा है। अब आप यहां से यहां तक की दूरी देख रहे हैं, ठीक है जी, यहां से यहां तक की जो दूरी देख रहे हैं वो भी आपको दी है, यानी जो x है वो आपका 2 मीटर है। ठीक, x आपका 2 मीटर है, ये हमने 2 मीटर लिख दिया। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हम d बोल रहे हैं, वो 0.08 मिलीमीटर हो गया। आपको पहले वैल्यूज लिख लेनी है। इसके अलावा हाउ फार इज द थर्ड डार्क फ्रिंज लोकेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 600 नैनोमीटर है, तो 600 नैनोमीटर को क्या करेंगे हम, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, इज यूज्ड। हाउ फार इज द थर्ड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज आपको मैंने क्या बताया था, डार्क फ्रिंज में क्या होता है, जो एन लैम्डा मैंने कहा था, ये जो एन लैम्डा कहा था मैंने, एन लैम्डा बाय 2, एन कहां चलेगा 1 3 5, तो पहली डार्क फ्रिंज 1 वाली, दूसरी डार्क फ्रिंज 3 वाली, तीसरी डार्क फ्रिंज 5 वाली। इसका मतलब क्या होगा, डी वाई बाय एक्स, थर्ड डार्क फ्रिंज लेना है तो क्या बनेगा 5, तीसरा 5 पे आएगा ना, तो 5 लैम्डा बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। डी वाई बाय साइन थीटा को भी चेंज करेंगे, साइन थीटा इक्वल्स 5 लैम्डा बाय 2, ये समझ में आ गया आपको। तो थर्ड डार्क फ्रिंज n इक्वल टू 5 पे हो गई, क्योंकि 1 3 और 5, पहली दूसरी तीसरी। अब आइए यहां पर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, डार्क फ्रिंज वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यह जो मैंने आपसे कहा था डी वाई बाय एक्स इक्वल टू एन लैम्डा बाय 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डी वाई बाय एक्स इक्वल्स 5 लैम्डा बाय 2। अब आपको करना क्या है कि आपके पास x आ गया, d आ गया, लैम्डा आ गया, y निकालेंगे, y यहां से निकालेंगे, इसको इंटू एक्स बाई डी कर देंगे। लैम्डा आपको पता है, x पता है, d पता है। अब सबको एक वैल्यू में ले आइए, चाहे तो आप सबको मीटर में ले आइए, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नैनोमीटर में है तो 10 की घात -9 से कर दीजिए, 0.08 है, इसको मिलीमीटर में है, मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -3 से कर दीजिए, सब मीटर में ले आइए और उसके बाद इस फॉर्मूले पर रख लीजिए, y इक्वल्स 3.75 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, ओके। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो डिफ्रैक्शन तो आपका बेंडिंग है, यानी कि लाइट या वेव अगर जाती है कहीं भी और उसके साथ एक व्यवधान रख दें आप, या फिर कोई ऑब्स्टेकल रख दें, तो अपना पार्ट
या रास्ता चेंज कर देती है, या फिर ये कहें कि मूवमेंट चेंज कर देती है। अगर हम यहीं पर जो एक स्लिट से हमने एग्जांपल लिया था या डबल स्लिट से लिया था, इसी स्लिट को हम हजारों स्लिट्स बना दें तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन जाती है थाउजेंड्स ऑफ पैरेलल स्लिट्स। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास ब्राइट और या कहें कि सफेद, यंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि ब्लैक और व्हाइट फ्रिंजेस आती हैं। यही काम आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करता है। तो यहां पर एक स्लिट नहीं होगी, हजारों स्लिट्स होंगी यहां पर। तो ये जो स्लिट्स हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि अगर हम एक स्लिट भी लेते हैं तो जो हमने फॉर्मूला इसका बनाया था कि यहां अगर ये एंगल थीटा है और ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, तो इनके बीच में हमारा जो पाथ डिफरेंस ये बनता है, इसको हमने थीटा लिया था और हमने कहा था साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में हमने कहा था कि डी साइन थीटा ये बनेगा, क्या बनेगा ये, या ये कहें साइन थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका ये पाथ डिफरेंस हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका ये डी हो गया, तो जो पाथ डिफरेंस बनता है वो आपका डी साइन थीटा बनता है। ये हम देख चुके हैं। तो सीधा फॉर्मूला यही रहेगा इसमें। और डेल्टा पी या पाथ डिफरेंस, जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, वो डिपेंड करेगा कि आपको ब्राइट के बारे में पता करना है या फिर डार्क के बारे में पता करना है, काला या सफेद। तो अगर आप ब्राइट पता करते हैं तो एन लैम्डा कर देंगे डेल्टा पी को, और नहीं तो आप एन लैम्डा बाय 2 कर देंगे। लेकिन एन ये है, ये 0 से 0 1 2 3 वेरी करेगा, ये एन 1 3 5 वेरी करेगा। तो इसमें ग्रेटिंग इक्वेशन बिल्कुल वही रहेगी, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। इसमें वही डी आपकी स्लिट की स्पेसिंग है, कितना विड्थ है, स्लिट विड्थ कितनी है, लैम्डा आपकी लाइट की वेवलेंथ है, थीटा ये एंगुलर डेविएशन है कि कितना डेविएट हो रही है एक वेव दूसरे वेव के साथ, और एन है क्या ऑर्डर आप ले रहे हैं, कौन सा चाहिए आपको। तो एन जो है इसमें थोड़ा सा वेरी करेगा। ग्रेटिंग की बात मैं करूं, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो हर एक के बीच में लैम्डा का डिफरेंस रहेगा। यानी अगर 2 लैम्डा माइनस लैम्डा करें तो लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा करें तो लैम्डा आएगा। अगर वेरिएशन लैम्डा का है तो फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे इसको, और अगर डिफरेंस 2 लैम्डा का लेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आप। लाइट है जिसका 600 नैनोमीटर दिया हुआ है वेवलेंथ, और ये आपकी ग्रेटिंग पे जाके लग रही है, स्ट्राइक कर रही है, और यहां पर आपकी जो ग्रेटिंग है वो है 300 लाइंस पर मिलीमीटर। इसको समझाता हूं मैं आपको। एंगुलर डेविएशन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। तो सेकंड ऑर्डर की जहां हम बात करेंगे वहां हम ये वाला लेंगे, ठीक है जी। तो आप देखिएगा कि यहां पर आपका n जो है वो सेकंड ऑर्डर है, ये n बराबर 2 हो गया। अगर आप देखें कि लाइंस पर मिलीमीटर ये दिया हुआ है, लाइंस पर मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर में 300 लाइंस हैं। 1 मिलीमीटर में 300 लाइंस हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमको डी पता करना हो, और डी मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर डी क्या है, डी है स्लिट विड्थ। तो अगर स्लिट विड्थ पता करना है और हमको पता है कि 1 मिलीमीटर में 300 लाइंस है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। यानी कि 1 मिलीमीटर में 300 लाइंस है तो एक लाइन कितने में होगी, ये तो डी होगा 1/300। और क्योंकि 300 और क्योंकि ये मिलीमीटर में है, इसलिए आप क्या करेंगे, ये मिलीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर को आप कर दीजिए 10⁻³ मीटर, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 300, ये आपका डी यहां से निकल आएगा 3 × 10⁻6 मीटर। अब हमारे पास लैम्डा 600 नैनोमीटर है, ये हमको दिया हुआ है। डी जो है वो आपका 3 × 10⁻6 अभी हमने अभी निकाल लिया। तो डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। साइन थीटा आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एन लैम्डा बाय डी कर दीजिए। लेकिन क्योंकि ये डबल इन्होंने जो सवाल पूछा है वो आपका सेकंड ऑर्डर है, तो एन यहां पर हो जाएगा 2। अगर सिंगल ऑर्डर पूछते तो एन बराबर 1 लेते। तो यहां पर n2 रख दीजिए। लैम्डा आपको इसको कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻9 मीटर में बना दीजिए, क्योंकि नैनोमीटर में है। डी अभी हम निकाल चुके हैं, उसको यहां रख दीजिए। और फिर उसके बाद साइन थीटा आपका 0.360 आ जाएगा। थीटा इक्वल साइन इनवर्स 0.360, जो की वैल्यू आती है 21.1 डिग्री। ये एंगल डेविएशन है सेकेंड ऑर्डर फ्रिंज का। इंटरफेरेंस फ्रॉम सिंगल स्लिट। अब जब एक स्लिट की हम बात करते हैं तो यहां से जो वेव या लाइट निकलेगी वो कैसे आपस में या किस तरीके से एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी। तो जब एक लाइट या कहेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट एक सिंगल स्लिट से पास होती है, फिर से बताऊंगा कि हाइगन प्रिंसिपल कहता है हर पॉइंट एक लाइट सोर्स का काम करता है और वो एनर्जी को स्फेरिकल डायरेक्शन में मूव करवाता है, या हर डायरेक्शन में। अब एनर्जी इस तरीके से आ रही है तो फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इसलिए आप ये पैटर्न देखते हैं। इसलिए राउंड जो शेप है वो इस कारण से आया है। पैटर्न यहां पर आप देख रहे हैं ये सिंगल स्लिट का है, एक ही स्लिट है। इसमें थोड़ा सा बड़ा करके यहां दिखाने की कोशिश की है। इसकी इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से बनेगी कि जो आप ऐसे पैटर्न देख रहे थे, ये व्हाइट यहां बीच में ब्लैक, यहां पर थोड़ा वेरिएशन होगा।
ये इस तरीके से होगा, ठीक है, यहां पर ज्यादा, यहां पर कम, फिर कम, इस तरीके से हर ऑर्डर पे ये चेंज होगा। तो आप देखेंगे जो इंटरफेरेंस आएगा वो केवल इसलिए आ रहा है कि जो लाइट एक जगह से ट्रैवल कर रही है और दूसरी जगह से ट्रैवल कर रही है, उनके बीच में थोड़ा सा फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर फिर से हाइडेंस पे जाते हैं तो यहां पर हर एक जो पॉइंट है वो कैसे काम करेगा, ये अपने आप एक सोर्स का काम करेगा, ये खुद सोर्स बन जाएगा। ये लाइट वेव सब में सत्य है, हर एक पॉइंट एक सिंगल सोर्स का काम करेगा। तो अगर आप ये पहली और तीसरी देखें और दूसरी और चौथी देखें और इनके बीच में अगर आप पार्ट डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, तो जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, यहां पर अगर इस पूरे को आप डी कह दें या ए कह दें, तो अगर बीच ये पूरा का पूरा अगर ए या डी है तो ये a/2 या a/2 या d/2 कर दीजिए इसको, ये आधा हो गया। अगर मैं इसको और इसको लेता हूं, इन दोनों रेस को, तो यहां पर इनके बीच में एक रे ऐसी है, एक रे ऐसी है, और मैं चाहता हूं कि इनके बीच में पार्ट डिफरेंस निकालूं, तो मैं ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहूंगा कि कितना इनके बीच में डिफरेंस है। अब वो कैसे आएगा, क्योंकि ये a/2 आपका है, ये a/2 है, इसको थीटा कह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा a/2 sin थीटा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और क्योंकि डार्क फ्रिंज चाहिए आपको या फिर व्हाइट फ्रिंज चाहिए, उस हिसाब से चेंज होगा। तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या चाहिए होता है, a/2 फर्स्ट के लिए a/2 sin थीटा जो होता है वो n λ/2 हो जाएगा, ये पाथ डिफरेंस ही तो है n λ/2। और क्योंकि ये ऑड हम चाह रहे हैं डार्क फ्रिंज, और अगर यहीं पे हम डार्क की जगह व्हाइट लेना चाहते हैं तो क्या हो जाता, a/2 sin थीटा किसके बराबर हो जाता, n लैम्डा। फिर से वेरिएट करेंगे, n λ/2, n इसमें 1 3 5 ऐसे ऑड नंबर वेरी करेगा, n यहां पर 0 1 2 इस तरीके से वेरी करेगा। तो ये इसका सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। अब इसमें अगर आप ये 2 कैंसिल कर देते हैं तो सीधा फॉर्मूला आ जाता है आपका sin थीटा बराबर λ/a। तो जो डार्क फ्रिंज बनेगी, क्योंकि ये डार्क के लिए लिया है हमने, जो n λ/2 किया ना, ये डार्क के लिए बता रहा हूं, इसी तरीके से आप व्हाइट के लिए भी कर लेंगे, जो इस फॉर्मूला के तहत आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, ये जो फॉर्मूला के तहत आगे बढ़ेगा ये वाला व्हाइट के लिए। तो डार्क को ही अभी रखते हैं, क्योंकि हमने पहले डार्क व्हाइट के बारे में समझा था, तो डार्क के लिए ले लेते हैं। तो sin थीटा λ/a हो जाएगा। ये आपका चलेगा किसके लिए, ये पहली डार्क फ्रिंज के लिए चलेगा। अगर हम सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस देख रहे हैं, उसी तरीके से आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इंटीग्रल मल्टीपल होगा यहां पर इस फ्रैक्शन का। एक सवाल देखेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, शाइन्स ऑन अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट का एग्जांपल ले रहे हैं। विड्थ, सिंगल स्लिट का जो विड्थ है वो आपको दिया है, यहां बता देता हूं आपको। ये जो विड्थ है इसकी वो आपको दिया है 0.45 मिलीमीटर, ये हो गया आपका। ठीक है जी, इसमें ए हम कह रहे हैं कि भाई 0.33 मिलीमीटर, जो हमने पहले डी लिया था उसको ए कहने लगे हैं, क्योंकि हर किताब में अलग अलग तरीके से आपको ये सिंबल्स मिलेंगे। तो ये वेरिएशन नहीं, आपको ये समझना है कि मैं इस स्लिट की विड्थ की बात कर रहा हूं। स्क्रीन जो है वो आपकी यहां से यहां तक दूरी 1.5 मीटर है, और जो पहली डार्क फ्रिंज है इज डिस्प्लेस्ड 2 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम ये है, और जिस तरीके से वेरिएशन हमने देखा था इस तरीके से बन रहा है। जब हम सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो यहां पर 2 मिलीमीटर, यहां से इसका जो दूरी है, कहां से, सेंट्रल मैक्सिमम से 2 मिलीमीटर की ये दूरी है यहां से यहां तक। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, sin थीटा बराबर λ/a। अभी हमने फॉर्मूला देखा कैसे आया। तो sin थीटा, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम वेव की बात करते हैं, और क्योंकि ये डिस्टेंस और ये दूरी और ये स्लिट वेवलेंथ के ऑर्डर की होती है, तो हम इसको कम से कम मानते हैं। इस थीटा को, यहाँ जो थीटा बन रहा था इसको कम से कम मानते हैं। तो जब थीटा कम हो जाता है तो tan थीटा, क्योंकि ये sin थीटा बाय cos थीटा के बराबर होता है, और थीटा जब 0 हो तो cos 0 1 के बराबर तकरीबन पहुंच जाता है। तो tan थीटा और sin थीटा अमूमन हम बराबर ले लेते हैं। अब चूंकि ये y है और ये x है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको y मान रहा हूं, x ले रहा हूं, और यहां पर हम इसको tan थीटा लेंगे तो क्या होगा, y/x, ये y/x परपेंडिकुलर बाय बेस, तो y/x हो गया। ठीक है, और sin थीटा अभी हमने देख लिया, पिछले फॉर्मूला क्या आया था हमारा, λ/a, ये λ/a इसको यहां रख दीजिए। λ/a कहने का मतलब ये है कि आपका y/x बराबर λ/a हो गया। तो इससे आप लैम्डा निकाल सकते हैं, y इंटू a/x। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो y है वो आपका है ये कितना, 2 मिलीमीटर। ये 2 मिलीमीटर है, इसी जगह 2 मिलीमीटर रखिए, कन्वर्ट कर देंगे इसको, सबको मीटर में कर दीजिएगा। यहाँ पर जो a है वो आपका 0.45 इसको जरा चेंज कर देते हैं, 0.45 मिलीमीटर है, और साथ में आपका ये जो x है यहाँ से यहाँ तक दूरी है 1.5 मीटर। सबको मीटर में चेंज कर दीजिए, ये 0.002 हो जाएगा मीटर, क्योंकि 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपका आ रहा है 0.45 मिलीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, 10 की पावर -3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये दोनों को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 को वैसे रखेंगे, लैम्डा आपका आ जाएगा 600। वैसे तो मीटर में आएगा, लेकिन इसको आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा नैनोमीटर में, क्योंकि नैनोमीटर में ही हम बाकी ले रहे हैं।
डिफ्रैक्शन फॉर अ सर्कुलर ओपनिंग। अब हमने एक स्लिट का देखा, दो स्लिट का देखा, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि भाई ओपनिंग सर्कुलर हो, तब क्या होगा, तब लाइट किस तरीके से वेरिएट करेगी। तो जब हम एक डिफ्रैक्शन लाइट का देखेंगे और यहां पर ये जो सर्कुलर ओपनिंग है, तो यहां पर आपको इस तरीके से सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी और थोड़ी सी ब्लर फ्रिंजेस मिलेंगी। तो ये जो आप तरीका देख रहे हैं और ये जो फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसी तरीके से आएगा। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जैसे ही जो डी है, जितना भी डायमीटर ये ज्यादा बढ़ाएंगे ना, उतना जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा इसमें ब्लरिंग बढ़ जाएगी, जितना छोटा रखेंगे उतना अच्छा है। तो इसके लिए मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि हमको क्या करना होता है। जैसे रेजोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले रेजोल्यूशन मतलब यह है कि जब मान लीजिए आप यहां खड़े हैं और आप किसी को देख रहे हो, दो ऑब्जेक्ट है, तो एक ऐसी दूरी होगी जिसमें आप इनको रिजॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा दूर चले जाइए, एक ऐसी दूरी पे आप जाएंगे जब आपको ये दोनों एक ही दिखने लगेंगे। तो ये रिजॉल्विंग पावर ये है कि बस ये एकदम आप इन दोनों को रिजॉल्व कर पाए, पता कर पाए कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे अगर आप एक पिन होल को देखें, एक पिन होल है, दो ऑब्जेक्ट आपके पास यहां है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है, जितना करीब ले जाएंगे आप इनको उतना इनकी इमेजेस साथ बनेगी, और जहां ये साथ बनने लगी वहीं पर इनको डिस्टिंग्विश करना, इन दोनों को अलग मानना या पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेजोल्यूशन की क्या लिमिट होगी फिर? रेजोल्यूशन की लिमिट पूरी तरीके से इस पर डिपेंड करती है कि इनकी दूरी कितनी है और इसकी दूरी कितनी है। तो इमेज हम तभी रिजॉल्व कर पाएंगे, दो जो आपके ऑब्जेक्ट है उनको तभी रिजॉल्व कर पाएंगे जब सेंट्रल मैक्सिमम एक पैटर्न का दूसरे के पहले डार्क फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करे। फिर से समझिएगा कि हम रेजोल्यूशन कब कर पाएंगे। बहुत बड़ा ये सेंटेंस है, मतलब इसमें कंटेंट बहुत सारा है, बहुत सारी चीज समझने की बात है। इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों आपकी सेपरेट इमेजेस हैं, लेकिन ये सेपरेट इमेज कब तक रहेंगी? क्योंकि यहां पर जैसे ही ये मिल गई, ये आपको आप ये दोनों इमेज जो दो अलग है उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते। रिजॉल्व तभी कर पाएंगे, उस लेवल तक कर पाएंगे जबकि जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा पहले वाले का, एक पैटर्न का, इसका अलग पैटर्न बन रहा है, एक का अलग पैटर्न बन रहा है ना, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है किसका, पहले पैटर्न का, वो अगर मिल जाए या कोइंसाइड कर जाए जो दूसरे की पहली डार्क फ्रिंज है, पहले की जो दूसरी डार्क फ्रिंज है वो कहां पर है, वो यहां है। तो इसकी जो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये पहले की फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहां बन रही है और इसका सेंट्रल मैक्सिमा यहां है। तो जब ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, पहले का सेंट्रल मैक्सिमा, दूसरे का पहला डार्क फ्रिंज, तब आप इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये आपको रेजोल्यूशन की लिमिट समझनी है। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, चाहे कैमरा ले ले, चाहे कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस ले ले, तो जो रिजॉल्विंग पावर होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, ये इसका मतलब ये है कि वो कितने अच्छी तरीके से, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी पावर क्या है कि दो इमेजेस को अलग अलग तरीके से बता सके, या फिर इमेज के अंदर जो दो कंटेंट है उनको अलग अलग तरीके से दिखा सके। तो इसी को हम कहते हैं, ये जो मैंने कहा कि भाई जो उसका खोल है, जो पिन होल है, और ये थीटा जो है इसको हम लिमिटिंग एंगल कहते हैं। अगर इसके फॉर्मूले पे आऊंगा तो साइन थीटा अगर बहुत छोटा एंगल होता है ना, तो हमेशा मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लेते हैं। जैसे हम टेन थीटा को साइन थीटा के बराबर ले लेते हैं, वैसे साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो लिमिटिंग एंगल जो रेजोल्यूशन है, अगर एक सर्कुलर ओपनिंग आपकी ये है, इसका डी डायमीटर है, आपका ये सर्कुलर ओपनिंग है, लैम्डा इस लाइट की वेवलेंथ है, और ये जो थीटा जीरो जिसको हम कह रहे हैं कि ये लिमिटिंग एंगल है, ये जो थीटा है ना, ये थीटा, इसी को हम कह रहे हैं कि ये लिमिटिंग एंगल है। ये किसके बराबर होगा? इसका फॉर्मूला हमने अभी, हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, 1.22 लैम्डा बाई डी। लैम्डा वेवलेंथ, ये जो डी है इसका डायमीटर है। बस ये इसी से पता चल जाएगा कि भाई लिमिटिंग एंगल क्या है रेजोल्यूशन का, कि आप अच्छे से रिजॉल्व कर पाए। तो रेजोल्यूशन और डिस्टेंस में अगर आप देखें तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, इनकी यहां पर ये जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेंस है, वो आपकी एक इमेज बनाता है। ये आपका थीटा एंगल है, लिमिटिंग एंगल, दोनों जगह एक ही बात कर रहा हूं मैं। यहां से यहां तक की दूरी p है, तो लिमिटिंग एंगल जैसे मैंने आपको कहा थीटा बराबर 1.22 लैम्डा बाय डी, ये तो आप समझ गए थे। यहां पर अगर हम दूसरे वेरिएशन में करें और यहां की ज्योमेट्री ले तो ये बनता है S0, जो कि इन दोनों बीच ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है, डिवाइडेड बाय p, मतलब इसकी इन ऑब्जेक्ट की इससे दूरी क्या है, मतलब यहां से जो इस लेंस की दूरी है p, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपको दिमाग में बिठाने हैं। एक क्वेश्चन लेंगे, टेल लाइट्स, एक गाड़ी की जो टेल लाइट्स होती है, पीछे की लाइट होती है, लैम्डा उसका 632 नैनोमीटर दिया है। ऑटो का 1.22 मीटर अपार्ट है, यानी कि दोनों टेल लाइट जो है, जैसे ये एक टेल लाइट है, ये टेल लाइट है, इनके बीच में दूरी दी हुई है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है साहब, आपको डायग्राम बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। ये 1.2 मीटर इसकी डिस्टेंस दी हुई है, एंड द प्यूपिल ऑफ द आई, अब हम आंखों को अपना लेंस बना रहे हैं, इज अराउंड 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो आपका जो लेंस हो गया, ये जो आपका आंखों का लेंस है,
उसका 2 मिलीमीटर डायमीटर है। क्लियर? हाउ फार अवे कैन द टेल लाइट्स बी रिजॉल्व एज सेपरेट इमेज? कब तक आप वो दोनों लाइटों को अलग अलग देख पाएंगे, कब वो एक ना हो जाए? तो इसमें फिर से वही वाला फॉर्मूला या वही डायग्राम यूज करेंगे। टेल लाइट आपकी ये हो गई, S0 ये डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक की दूरी P मान रहे हैं, और ये आंखों की पुतली जो है वो कैपिटल D मान रहे हैं। तो इसके फॉर्मूला क्या लेंगे? मैंने आपको बताया था 1.22 लैम्डा बाय डी बराबर S0 बाय P। ये अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं अलग अलग किताब में। आपको P निकालना है तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा S0 इंटू डी बाय 1.22 लैम्डा। सारी वैल्यू आपके पास है। S0 मैंने आपको बताया था 1.2 मीटर है, ठीक है, ये S0 हो गया, ये आपका हो गया। इसके बाद D मैंने आपको बताया था कि 2 मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इंटू 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका 0.002 आ जाएगा। डिवाइड करिए 1.22, खैर तो एक स्टैटिक नंबर है। लैम्डा आपको दिया हुआ 632, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर -9 से, ताकि आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सके। P कितना आ गया? 3.11 किलोमीटर। 3.11 किलोमीटर तक आप इन दोनों को अलग अलग देख पाएंगे, उसके बाद आपको ये दोनों एक ही दिखाई देंगे। तो ये हमने बात की इन टोटलिटी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में। बहुत सारी चीजें आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।